नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लीगल लैंप में, जहां पे हम आज अपनी 41 एंड 41 कैपिटल ए CRPC की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और उसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के जजमेंट को डिस्कस करेंगे, जिसके डिस्कशन के बाद हम छोटे छोटे और जजमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद आपका व्यू बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा कि 41A क्या है और उसका कैसे एप्लीकेशन करना है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि केस का टाइटल है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। 2014 की ये जजमेंट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है और जो जजमेंट डिलीवर किया कोरम था जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद एंड जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। दो जजेज की बेंच थी जिन्होंने ये जजमेंट सुनाया। तो दोस्तों, इसके फैक्ट्स बता देना चाहता हूं मैं पहले इसके फैक्ट्स से कि श्रीमती श्वेता किरण थी जिन्होंने अरनेश कुमार के साथ शादी की ईयर 2007 में। शादी के बाद उन्होंने एक FIR दर्ज कराई अपने हस्बैंड अरनेश कुमार के अगेंस्ट और अरनेश कुमार के फादर एंड मदर के अगेंस्ट। और एलिगेशन ये था कि शादी के बाद अरनेश कुमार के पेरेंट्स ने श्रीमती श्वेता किरण से डिमांड की कि वो 8 लाख रुपए कैश लेके आए, मारुति कार लेके आए, AC लेके आए एंड टेलीविजन सेट लेके आए और भी साथ में कोई अन्य डिमांड की। और यही बात जब श्वेता किरण ने अपने हस्बैंड अरनेश को बताई तो उन्होंने इस मैटर को सॉल्व करने की बजाय अपने पेरेंट्स का साथ दिया और जब ये डिमांड श्वेता किरण ने पूरी नहीं की तो उसको मैट्रिमोनियल हाउस से निकाल दिया गया। इसके बाद श्वेता किरण ने फिर एक FIR दर्ज करा दी। तो दोस्तों, FIR दर्ज होने के बाद अरनेश कुमार ने अप्रोच किया सेशन कोर्ट को और पटना हाई कोर्ट को, जहां पे दोस्तों उनकी एंटीसिपेटरी बेल दोनों जगह ही डिसमिस कर दी गई। इसके बाद अरनेश कुमार ने अप्रोच किया माननीय सुप्रीम कोर्ट को SLP के थ्रू, जहां पे उनकी SLP ग्रांट हो गई और ये लैंडमार्क जजमेंट निकल के आया 2014 में और अरनेश कुमार को वहां पे रिलीफ दिया गया। तो इसके अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा उसको डिटेल से हम देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस जजमेंट के अंदर किस किस सेक्शन को डिस्कस किया गया है। तो दोस्तों, IPC की सेक्शन 498A जो ईयर 1983 में IPC में ऐड किया गया था उसको डिस्कस किया गया है। ये सेक्शन जब ये ऐड किया गया IPC में तो इसको कॉग्निजेबल बनाया, नॉन बेलेबल बनाया एंड नॉन कंपाउंडेबल बनाया। और इस सेक्शन को ऐड करने के बाद पनिशमेंट का प्रोविजन किया कि अगर कोई वाइफ, इंडियन वाइफ, ये कंप्लेंट करती है कि उसके हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स ने इस वाइफ के ऊपर क्रूएल्टी की, हरासमेंट किया, तो उसको पनिशमेंट मिल सकती है। जिन लोगों ने हरासमेंट और क्रूएल्टी की तो उनको पनिशमेंट मिल सकती है अप टू 3 ईयर प्लस साथ में फाइन भी होगा। तो 498A के अलावा सेक्शन 4 ऑफ द डोरी प्रोविजन एक्ट को भी डिस्कस किया गया है, जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट अप टू 2 ईयर्स है और प्लस फाइन का भी प्रोविजन है। इसी के साथ सेक्शन 41 एंड सेक्शन 41 कैपिटल A CRPC को डिस्कस किया है। दोस्तों, इन दोनों सेक्शंस को मैं डिटेल में डील कर चुका हूं ऑलरेडी। पीछे में मेरी दोनों वीडियो देख लें, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, 41 एंड 41 कैपिटल A CRPC का, वहां पे आपको ये समझ आ जाएंगी। और दोस्तों, जब तक आप ये नहीं समझ लेंगे तो ये जजमेंट भी आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि आप ये दोनों वीडियो देख के आएं, देन ये सेक्शन आप पढ़ें। इसके आगे आर्टिकल 22 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी डिस्कस किया गया है। साथ में 57 CRPC
एंड सेक्शन 167 सीआरपीसी को भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जो ये बताते हैं कि अगर किसी पर्सन को एक बार अरेस्ट कर लिया जाता है तो पुलिस कस्टडी में पुलिस उसको 24 आवर्स से ज्यादा नहीं रख सकती। अगर उसे 24 आवर्स से ज्यादा डिटेंशन करना है किसी भी कस्टडी में तो 167 सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना पड़ेगा और फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर लेना होगा। इसके बाद दोस्तों मेन ये जो जजमेंट्स है ये शुरू से आखिर तक डील करता है सेक्शन 498 ए आईपीसी को। लेकिन जब ये जजमेंट को डिलीवर किया तो इसमें यह भी लिख दिया गया कि ये वाला जजमेंट केवल और केवल 498 ए आईपीसी तक ही सीमित नहीं होगा, ये उन सभी केसेस पर एप्लीकेबल होगा जिन केसेस में पनिशमेंट 7 इयर्स अप टू 7 इयर्स और बिलो 7 इयर्स है। ये 7 इयर्स चाहे वो विद फाइन है और चाहे विदाउट फाइन है। तो ऐसे सभी केसेस, चाहे वो केसेस आईपीसी में पनिशेबल हैं, चाहे वो अदर केसेस में अदर एक्ट्स में पनिशेबल हैं, स्पेशल एक्ट्स या लोकल एक्ट्स में, ऐसे सभी पनिशमेंट जहां पर पनिशमेंट 7 इयर्स की दी गई है उन सभी पर ये जजमेंट एप्लीकेबल होगा। ऐसा इस जजमेंट में ही लिख दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं हम 498 ए आईपीसी। ये जब 1983 में ऐड किया गया आईपीसी में तो इसका ऑब्जेक्ट क्या था दोस्तों? इसका ऑब्जेक्ट था टू कम्बैट द मीनास ऑफ हरासमेंट इन हैंड ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमेन एंड हिज रिलेटिव्स। अगर किसी वुमेन का हरासमेंट किया जाता है उसके हस्बैंड के द्वारा, हस्बैंड के रिलेटिव्स के द्वारा, तो उस प्रॉब्लम से, उस बुराई से लड़ने के लिए 498 ए आईपीसी इंट्रोड्यूस किया गया 1983 में। लेकिन दोस्तों समय के गुजरते गुजरते ये जो सेक्शन ऐड किया गया था ये एक वुमेन के हाथ में शील्ड दी गई थी कि वो इस हरासमेंट से अपने आप को सुरक्षित कर सके। लेकिन समय के गुजरते गुजरते दोस्तों ये शील्ड हथियार में कब बदल गई पता भी नहीं चला, और जो डिसग्रंटेड वाइफ्स थी अपनी ईगो के कारण, किसी और बात के कारण वो इस सेक्शन का मिसयूज करने लगे। और दोस्तों वो मिसयूज कहां तक पहुंच गया कि मिसयूज यहां तक पहुंच गया कि कई केसेस में ऐसा देखा गया कि जो बेड रिडन ग्रैंड पेरेंट्स थे हस्बैंड के, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। ऐसी सिस्टर्स, हस्बैंड की ऐसी सिस्टर्स जो दशकों से इंडिया के बाहर रह रही हैं, उनको भी इन सेक्शंस में अरेस्ट किया गया। इतना मिसयूज इस सेक्शन का हुआ। दोस्तों इस जजमेंट के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टैटिस्टिक्स लिखे हैं। उन्होंने बताया कि केस रजिस्टर होने के बाद जो चार्जशीट करने का रेट है बहुत हाई है, 93.6% रेट है कि चार्जशीट की गई एफआईआर दर्ज होने के बाद। लेकिन जब कन्विक्शन की बात आती है तो रेट बहुत कम है, मात्र 15% कन्विक्शन का रेट है। तो इस सब को देखने से पता चलता है कि इस सेक्शन का 2012, 13, 14 आने तक बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ। उस मिसयूज से बचने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये लैंडमार्क जजमेंट दी। तो इस जजमेंट को डिलीवर करने के बाद क्या क्या डायरेक्शंस दी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, वो डिस्कशन हम अब करेंगे। दोस्तों इस जजमेंट ने अरेस्ट को भी काफी अच्छे से डिस्कस किया है, जहां पे बताया है कि अरेस्ट के इंपैक्ट्स क्या क्या होते हैं। दोस्तों यहां बताया गया है कि अरेस्ट क्या करता है, ह्यूमिलिएशन लेके आता है। अरेस्ट पर्सन की फ्रीडम को कर्टेल करता है। अरेस्ट हमेशा के लिए एक धब्बा लगा देता है आदमी की इमेज के ऊपर। तो अरेस्ट के बहुत नेगेटिव इंपैक्ट सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। इसीलिए इसमें यह भी कहा गया है कि लॉ कमीशंस ने, पुलिस कमीशंस ने, इस कोर्ट की जजमेंट्स ने समय समय पर यह कहा है कि पुलिस को इस तरीके से हैंडल करना चाहिए अरेस्ट को कि जो इंडिविजुअल की फ्रीडम है उसके और सोशल ऑर्डर के बीच में एक बैलेंस मेंटेन कर सके। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए
इस जजमेंट में यह ऑब्जर्व किया गया कि पुलिस जब अरेस्ट करती है तो वो क्या क्या गलतियां करती है, किस तरीके से अरेस्ट करती है, वो यहां पे ऑब्जर्व किया गया है। तो उन्होंने पहला ऑब्जर्वेशन ये दिया है दोस्तों, कहते हैं कि पुलिस ऑफिसर इसलिए अरेस्ट करता है कि वो बिलीव करता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है और उसको अरेस्ट की पावर है, इसलिए वो अरेस्ट करता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा रीजन ये दिया है कि केवल और केवल इस बात में आप अरेस्ट ना कर लें कि ऑफेंस नॉन बेलेबल था, बल्कि आप पुलिस ऑफिसर पहले जस्टिफाई करें अपने आप को, क्या ऐसे ग्राउंड्स अवेलेबल हैं जो अरेस्ट जरूरी है। केवल और केवल इस बात से अरेस्ट ना कर लें कि ऑफेंस नॉन बेलेबल था, मुझे अरेस्ट की पावर है, मैं तो अरेस्ट करूंगा। नहीं, ऐसे अरेस्ट नहीं करना है, यह भी इन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है। और साथ में यह कहा है कि जो अरेस्ट की पावर है, अरेस्ट की पावर होना पुलिस ऑफिसर के पास एक थिंग है, एक बात है, और उस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए जस्टिफाई करना वो बिल्कुल अलग बात है। अरेस्ट की पावर है, सोशल ऑर्डर रखने के लिए अरेस्ट की पावर पुलिस को दी गई, लेकिन साथ में यह भी बताया गया है कि उस अरेस्ट की पावर को आप जस्टिफाई करेंगे तभी यूज करेंगे। मैकेनिकल मैनर में आप अरेस्ट को यूज ना करें, अरेस्ट की पावर को यूज ना करें। दोस्तों, जब तक अरेस्ट के रीजन आप जस्टिफाई ना कर लें तब तक अरेस्ट ना करें। और यह बोला गया है कि रूटीन मैनर में अरेस्ट नहीं होनी चाहिए, मेयरली ये बिलीव करते हुए कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, अब तो इसमें अरेस्ट की पावर आ गई है, तो वो रूटीन मैनर में ऐसे अरेस्ट नहीं करना है। और एक ऑब्जर्वेशन दी गई कि अरेस्ट शुड बी मेड आफ्टर रीचिंग ऑन सेटिस्फैक्शन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ एलिगेशंस। तो अरेस्ट जब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक कि इन्वेस्टिगेशन ना कर लिया जाए एलिगेशंस पे और उनकी जेन्युइननेस को परख ना लिया जाए। उनकी जेन्युइननेस को जानने के बाद ही अरेस्ट की जानी चाहिए, ऐसी ऑब्जर्वेशन भी की है। और साथ में ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि लॉ कमीशन की कोशिश के बावजूद, पुलिस कमीशन की कोशिश के बावजूद, कोर्ट्स की जजमेंट्स के बावजूद अरेस्ट, नंबर ऑफ अरेस्ट हैव नॉट डिक्रीज्ड। नो डिक्रीज हैज बीन विटनेस्ड इन अरेस्ट। तो दोस्तों, अल्टीमेटली इतनी सारी बातें होने के बावजूद जब नंबर ऑफ अरेस्ट डिक्रीज नहीं हुए तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट को इंटरवीन करना पड़ा, लेजिस्लेचर को इंटरवीन करना पड़ा और सीआरपीसी की सेक्शन 41 को अमेंड करके उसमें सबसेक्शन 1 के अंदर सब क्लॉज बी डालना पड़ा, जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, जिसमें यह बताया गया कि अगर ऑफेंस ऐसा है कि जिसके अंतर्गत पनिशमेंट अप टू 7 इयर्स है और लेस है, 7 साल तक की या 7 साल से कम की है, विद फाइन है या विदाउट फाइन है, ऐसे हर केसेस में वो जो 5 बातें लिखी गई हैं सब सेक्शन 1 क्लॉज बी की सब क्लॉज सेकंड के अंदर 5 बातें लिखी गई हैं, पहले उनको चेक कर लिया जाए कि उन बातों में से किसी भी कोई भी एक बात या एक से ज्यादा बातें उस पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं जिनको आप अरेस्ट करना चाहते हो। और जब आप ये सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उस सेटिस्फैक्शन के पीछे आप रीजंस रिकॉर्ड कर लेते हैं, तभी उसको अरेस्ट करें। ऐसी अमेंडमेंट लेजिस्लेचर ने सेक्शन 41 सीआरपीसी में की। दोस्तों, अरेस्ट पे जाने से पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे कुछ टेस्ट दिया है और उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जब आप किसी पर्सन को अरेस्ट करें उससे पहले कुछ बातें यहां लिखी हैं, उनको आप चेक कर लें और जब उन पे आप खरे उतरते हो तभी किसी पर्सन को अरेस्ट करें। तो पहली कंडीशन उन्होंने ये बताई कि सबसे पहले आप ये चेक करें, पहले आप ये सेटिस्फाई हो जाएं कि क्या एक्यूज पर्सन जिसको आप अरेस्ट करना चाहते हैं वेदर ही हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस।
आप ये इन्वेस्टिगेशन से पता करेंगे, ऑफेंस के इंग्रेडिएंट को ध्यान में रखते हुए पता करेंगे कि ये इस पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है या नहीं किया है। पहला सेटिस्फैक्शन दोस्तों। तो जब ये क्लियर हो जाए कि हाँ इस पर्सन ने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, इसके एविडेंस आपके रिकॉर्ड पे आ जाएं, जब वो रीजन आपके रिकॉर्ड पर आ जाएं, देन फिर आपको दूसरा सेटिस्फैक्शन ये करना है। उन्होंने कुछ यहां पे क्वेश्चन बोला है कि आप अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछें, और जब इन क्वेश्चंस को आप प्रॉपरली एड्रेस कर दें तो फिर आप अरेस्ट की तरफ जाएं। तो पहला सेटिस्फैक्शन पूरा होने के बाद दूसरा सेटिस्फैक्शन यह है कि आप अपने आप से क्वेश्चन पूछें, व्हाई अरेस्ट, क्यों करूं मैं अरेस्ट, क्या बिना अरेस्ट के काम नहीं चल सकता है। इस क्वेश्चन का जवाब पुलिस ऑफिसर को अपने आप ही ये क्वेश्चन रखना है, अपने आप को ही जवाब देना है। दूसरा क्वेश्चन रखना है, इज इट रियली रिक्वायर्ड, इज इट रियली रिक्वायर्ड, कि क्या सचमुच में इसकी आवश्यकता है अरेस्ट की, बिना अरेस्ट के काम चल सकता है क्या। अगर लगता है कि सचमुच में इसके अरेस्ट की रिक्वायरमेंट है, देन तभी अरेस्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन रखें, व्हाट पर्पस इट विल सर्व, कि अगर मैं अरेस्ट कर लेता हूं तो ये अरेस्ट क्या पर्पस सर्व करेगी, ऐसा क्या इससे निकल कर आएगा। और व्हाट ऑब्जेक्ट इट विल अचीव, कोई ऑब्जेक्ट इससे अचीव किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन में, कि ये अरेस्ट की जाए तो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ये उद्देश्य पूरा होगा। ये क्वेश्चंस के जवाब से जब आप खुद को सेटिस्फाई कर लें, फिर साथ में जो कंडीशन सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी सब क्लॉज 2 और उसके अंदर सब क्लॉज ए टू ई, ए से लेकर ई तक 5 बातें दी गई हैं, उनमें से किसी भी कंडीशन में वो एक्यूज पर्सन फॉल करता है, देन तभी अरेस्ट के लिए मूव करें। ऐसा इस जजमेंट में एक ये टेस्ट टाइप दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, यहां पे आप जब पूरे जजमेंट को पढ़ रहे हैं तो कोशिश ये की गई है कि कम से कम अरेस्ट किया जाए। ये ध्यान दिया जाए कि जब तक बिल्कुल नेसेसरी ना हो अरेस्ट करना, तब तक अरेस्ट ना करें। जब तक लास्ट कंडीशन ना आ जाए कि अब बिना अरेस्ट किए काम नहीं चलेगा, तभी अरेस्ट करें। ऐसा एम्फेसाइज किया है इस जजमेंट के अंदर। और यह बताया गया है कि आर्टिकल 22 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी, दोनों ये बात कहती हैं कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसको बियॉन्ड 24 आवर्स फ्रॉम द अरेस्ट कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। उसको तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, और मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है सेक्शन 167 सीआरपीसी के अंतर्गत, जहां पे मजिस्ट्रेट एक्यूज की, अरेस्टेड पर्सन की फर्दर डिटेंशन कर सकते हैं, लेकिन विदाउट ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट किसी भी कंडीशन में यह अरेस्टेड पर्सन 24 घंटे से ज्यादा डिटेन नहीं किया जाएगा। अगर आपको 24 घंटे से ज्यादा डिटेन करना है तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नेसेसरी है। तो यहां कोर्ट्स ने जिस तरीके से दोस्तों पहले पुलिस के रिगार्डिंग कुछ ऑब्जर्वेशन दी थी, सिमिलरली यहां पे मजिस्ट्रेट्स के रिगार्डिंग भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि ये जो पावर दी गई है 167 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट को फर्दर डिटेंशन की, ये डिटेंशन ऑर्डर, ये जो पावर, इस पावर को एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा ही ग्रेट केयर एंड कॉशन का है। किसी भी मजिस्ट्रेट को इस पावर, इस सेक्शन के अंतर्गत फर्दर डिटेंशन करते समय अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहिए। इस पावर को बहुत ही ग्रेट केयर एंड कॉशन के साथ यूज करना चाहिए, ऐसा मजिस्ट्रेट्स के बारे में ऑब्जर्व किया गया है। और फर्दर यह भी कहा गया है कि जितनी सीरियसनेस ये सेक्शन चाहती है 167 मजिस्ट्रेट साहब से, उतनी सीरियसनेस के साथ इसको डील नहीं किया जाता है। और यह भी कहा गया है कि कितनी बार एक्सपीरियंस किया है कोर्ट्स ने कि 167 की फर्दर डिटेंशन एक मैकेनिकल ऑर्डर में दे दी जाती है। एक मैकेनिकल ऑर्डर में ऑर्डर कर दिया जाता है कि फर्दर डिटेंशन दे दी जाती है जेसी या पीसी। तो उन्होंने इसको डिस्करेज करने की बात कही है कि
मजिस्ट्रेट भी अपने आप को सेटिस्फाई करें पहले कि क्या अरेस्ट लीगल हुई है। जब भी एक्यूज पर्सन को 167 की फर्दर डिटेंशन के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो मजिस्ट्रेट को ड्यूटी बाउंड किया गया है इस जजमेंट के अकॉर्डिंग कि वो पहले ये चेक करें कि सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग ये अरेस्ट लीगल है, और जब वो पाते हैं कि अरेस्ट लीगल है देन फिर सेटिस्फाई करें अपने आप को कि फर्दर डिटेंशन क्या रियली आवश्यक है। 41 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी और उसकी सब क्लॉज सेकंड के अंदर जो 5 बातें लिखी हैं क्या सचमुच में उनके अकॉर्डिंग ही फर्दर डिटेंशन मांगी गई है। जब मजिस्ट्रेट अपने आप को ऐसा सेटिस्फाई कर लेते हैं देन वो रीजन, अपने सेटिस्फेक्शन के पीछे जो रीजन है उसको रिकॉर्ड करेंगे एंड रिकॉर्डिंग में लाने के बाद ही फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर करेंगे। ऐसी ऑब्जर्वेशन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में मजिस्ट्रेट साहब के रिगार्डिंग भी की है। इस बात को समझाने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे एक एग्जांपल दिया है। एग्जांपल यह है कि सपोज ये पुलिस ऑफिसर एक पर्सन को अरेस्ट करके लेके आता है और मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करता है और वो कहता है कि उसे अरेस्ट की रिक्वायरमेंट इसलिए है कि वो उस एक्यूज पर्सन को फर्दर ऑफेंस करने से प्रिवेंट करना चाहता है, या वो सेटिस्फाइड है कि इस पर्सन को अरेस्ट नहीं किया गया तो ये एविडेंसेस डिस्ट्रॉय कर देगा, एविडेंसेस टेम्पर कर देगा, एक्यूज विटनेसेस को ये थ्रेट करेगा, इंड्यूस करेगा, प्रोमिस करेगा, इस टाइप के रीजन अपनी रिपोर्ट में लिख के लेके आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि पुलिस ऑफिसर को वो सारे फैक्ट्स, वो सारे मटेरियल, वो सारे एविडेंसेस मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश करने पड़ेंगे जिनके बेसिस पर वो पुलिस ऑफिसर ऐसे कंक्लूजन पर पहुंचा है कि वो अगर अरेस्ट नहीं किया गया तो फर्दर ऑफेंस कर देगा, एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय कर देगा, विटनेसेस को इंड्यूस करेगा। जो भी कंक्लूजन, जिस कंक्लूजन पर वो पुलिस ऑफिसर पहुंचा है उस कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए उसके पास क्या फैक्ट्स हैं, क्या मटेरियल है, क्या रीजंस हैं, वो सारी बातें मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश करेगा। इसके बाद मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर ड्यूटी लगाई गई है कि मजिस्ट्रेट साहब अपना जुडिशियल स्क्रूटनी करेंगे, ये चेक करेंगे क्या ये रीजंस, ये जो ग्राउंड्स पुलिस ऑफिसर बता रहा है अपने कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए, क्या उन रीजंस से वो सेटिस्फाइड हैं, और अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं देन वो रीजन जिनके कारण वो सेटिस्फाई हुए हैं उन रीजन को अपने ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे, देन फर्दर डिटेंशन का ऑर्डर करेंगे। ऐसी ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब के ऊपर भी इस जजमेंट में लगाई गई है। यहां पर अरेस्ट के एक और प्रोविजन सेक्शन 41 कैपिटल ए सीआरपीसी को डिस्कस किया है। दोस्तों इस सेक्शन को मैं डिटेल में पीछे डिस्कस कर चुका हूं, चैनल पे जाएं, पार्ट 2, पार्ट 1, 41 एंड 41 ए सीआरपीसी दोनों देख लें, वहां पे डिटेल से दोनों मैंने डिस्कस किए हैं। फिर भी ब्रीफ में मैं जल्दी से बता देता हूं कि सेक्शन 41 कैपिटल ए सीआरपीसी में 4 सब सेक्शन दी गई हैं। पहली सब सेक्शन पुलिस ऑफिसर को बाउंड करती है कि अगर वो पुलिस ऑफिसर ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस से डील कर रहे हैं जिसके अंतर्गत पनिशमेंट या तो 7 साल तक की है या 7 साल से कम की है, और वो पुलिस ऑफिसर जब ये पाता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस किसी पर्सन ने कमिट किया है और प्लस साथ में ये पाता है कि सीआरपीसी की सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी और उसके अंतर्गत सब क्लॉज 2 और वहां पे जो 5 बातें लिखी हैं, अगर उन 5 बातों में से किसी भी बात में फॉल नहीं करता वो पर्सन, तो इट मींस ये है कि अब उस पर्सन की अरेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। तो यही बात कहती है सेक्शन 41 कैपिटल ए सीआरपीसी का सबसेक्शन 1 कि जब किसी पर्सन की अरेस्ट रिक्वायर्ड ना हो एज पर प्रोविजन सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, तो पुलिस ऑफिसर इज बाउंड टू इशू नोटिस अंडर सेक्शन 41 कैपिटल ए सीआरपीसी टू सच पर्सन जिसने ऐसा ऑफेंस किया है जिसके अंतर्गत पनिशमेंट केवल और केवल 7 साल तक की या उससे कम की है।
दूसरा सबसेक्शन ये कहता है कि जिस पर्सन को नोटिस इशू किया गया, सबसेक्शन 2 उसको बाउंड करता है और ये कहता है कि जब एक बार ये नोटिस इशू हो गया किसी पर्सन को, तो ये पर्सन अब बाउंड होगा उस नोटिस में लिखी गई टर्म्स को कंप्लाई करने के लिए। और तीसरा सबसेक्शन ये कहता है कि अगर ये पर्सन जिसको नोटिस इशू किया गया था वो नोटिस की टर्म्स को कंप्लाई करता है और कंटिन्यू कंप्लाई करता रहता है, तो पहली बात पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को अरेस्ट नहीं करेगा। और यही सबसेक्शन फिर आगे उसको एक लिबर्टी भी देती है पुलिस ऑफिसर को कि अगर उसे लगता है, उसकी ओपिनियन ऐसी है कि इस पर्सन को अरेस्ट किया जाना चाहिए, तो वो ओपिनियन किन कारणों से बनी वो रीजन रिकॉर्ड करने के बाद अरेस्ट कर सकता है। यह सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 4 कहती है कि अगर ये पर्सन इन टर्म्स को कंप्लाई करने में फेल हो जाता है किसी भी स्टेज पे, तो सब्जेक्ट टू द कोर्ट ऑर्डर्स जो कोर्ट ने कभी पास किए हों उनको ध्यान में रखते हुए फिर उस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये सारे प्रोविजंस सेक्शन 41 कैपिटल ए, सेक्शन 57 सीआरपीसी, सेक्शन 167 सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 22, इन सब को डिस्कशन करने के बाद उन्होंने ये अपनी ओपिनियन बनाई कि अगर सेक्शन 41 सीआरपीसी के प्रोविजंस को अगर पुलिस स्क्रपलेसली एनफोर्स करती है तो पुलिस ऑफिसर जो गलतियां करते हैं अरेस्ट में वो गलतियां कम हो जाएंगी और कोर्ट्स के ऊपर जो एंटीसिपेटरी बेल का बर्डन है वो बर्डन भी कम हो जाएगा। अल्टीमेटली दोस्तों 41 कैपिटल ए सीआरपीसी को लाने के पीछे पर्पस यही था कि कभी भी नॉन बेलेबल ऑफेंस की एफआईआर दर्ज होते ही किसी भी पर्सन के माइंड में यह एप्रीहेंशन क्रिएट हो जाता था कि अब वो कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है और ये एप्रीहेंशन क्रिएट होते ही वो पर्सन कोर्ट को अप्रोच करता है फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग एंटीसिपेटरी बेल और इस पर्पज के इस एप्रीहेंशन की वजह से कोर्ट्स के ऊपर एंटीसिपेटरी बेल का बर्डन अननेसेसरी बढ़ता जा रहा था। उस बर्डन को कम करने के लिए ही सेक्शन 41 कैपिटल ए सीआरपीसी इंट्रोड्यूस की गई, सीआरपीसी में अमेंड किया गया उसको। लेकिन उसके बावजूद भी अरेस्ट का प्रेशर कम नहीं हुआ, इसलिए एंटीसिपेटरी बेल का प्रेशर कम नहीं हुआ और फाइनली ये जजमेंट को उन सभी ऑफेंसेस तक एक्सटेंड कर दिया जहां पे पनिशमेंट 7 साल तक की है या उससे कम की है, जबकि ये केस केवल 498A आईपीसी के सेक्शंस में ही डील किया गया था। बट अल्टीमेटली 7 साल तक के ऑफेंसेस वाले 7 साल तक की सजा वाले ऑफेंसेस तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया। और दोस्तों यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पुलिस ऑफिसर्स के लिए मैं बता दूं, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली लिखा है इस जजमेंट में कि पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं। मैकेनिकल ऑर्डर में सेक्शन 41 की सबसेक्शन 1 क्लॉज बी और उसकी सब क्लॉज बी के अंदर जो 5 बातें लिखी थी उनको रिप्रोड्यूस कर देते थे। जब कोर्ट के सामने पेश करने जाते हैं, किसी पर्सन को अरेस्ट किया और 24 घंटे के अंदर कोर्ट मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करने जाते हैं, तो 5 में से या तो पांचों की पांचों बातों को रिप्रोड्यूस कर देते हैं कि इस पर्सन को हमें फर्दर ऑफेंस कमिट करने से रोकना है, विटनेस को थ्रेटन करने से रोकना है, या एविडेंसेस डिस्ट्रॉय करने से रोकना है, या ये पर्सन कोर्ट में नहीं अपीयर होगा, अरेस्ट नहीं किया गया। तो ये मैकेनिकल ऑर्डर में रिप्रोड्यूस कर देते थे उन पांचों की 5 बातों को। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे स्पेशली लिखा है कि ये हम डिस्करेज करना चाहते हैं, इस प्रैक्टिस को डिस्करेज करना चाहते हैं और ऐसी प्रैक्टिस ना करें। जबकि साथ में ये बोला उन्होंने कि जिस कारणों से, जिस फैक्ट्स के कारण, जिस रीजन के कारण, जिस मटेरियल के कारण, जिस एविडेंस के कारण आप ये कहना चाहते हो कि हम इसे फर्दर ऑफेंस कमिट करने से रोकना चाहते हैं, वो रीजन आप रिकॉर्ड पे लाएं और वो रीजन मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष रखें। देन मजिस्ट्रेट साहब उसको चेक करेंगे क्या ये सचमुच में रीजन सेटिस्फैक्टरी है, देन फर्दर डिटेंशन की जाएगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर
स्टेट पुलिस को डायरेक्शन दी हैं, सेशन कोर्ट्स को कुछ डायरेक्शंस दी हैं। वो डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। तब तक दोस्तों मेरी 3 वीडियो अभी तक हो जाएंगी, इनको आप प्रॉपर देखें। पार्ट 1, पार्ट 2, सेक्शन 41 कैपिटल ए सीआरपीसी का और अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट का। देन वो जो गाइडलाइंस हैं, जो डायरेक्शंस स्टेट पुलिस को दी जा रही हैं, स्टेट सेशन कोर्ट्स को दी जा रही हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों ये जजमेंट का डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरी वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पे आप कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।